एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर के आई है भारत सरकार, तीन आने का अगर इस पॉलिसी को हम लोग देखें तो सबसे पहले इसके उद्देश्यों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। एजुकेशन किसी भी देश की बुनियाद है और एक राष्ट्र कैसा होगा ये उसके एजुकेशन और उसके करिकुलम और उसकी पॉलिसी से तय होता है। लेकिन ये जो एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई है, इसके बेस में कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें मेन चीज़ ये है कि इस देश की एजुकेशन जो आज की तारीख में इस सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जगह अब हो ये रहा है कि सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है और उसकी जगह उसे प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है। और यही इसके कोर में है कि एजुकेशन को आज की तारीख में भारत सरकार जो है एक कमोडिटी बना रही है। और जब कमोडिटी बना देगी तो उसके बाद जिस तरीके की सिचुएशन पैदा होंगे, जाहिर सी बात है कि जो लोग भी इसको नहीं खरीद पाएंगे, जो इसकी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं होंगी कि वो एजुकेशन को परचेज कर सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री खरीद सके, जाहिर सी बात है वो बाहर होंगे। और जब वो बाहर होंगे तो उनकी जो हिस्सेदारी है वो उस हिस्सेदारी से भी वंचित होंगे। तो ऐसे में इस देश को बनाने की जो प्रक्रिया में उनका योगदान हो सकता है, वो उस योगदान से वंचित रह जाएंगे और इसीलिए इसके जो है विरोध होगा। लेकिन ये तो अभी भी हो रहा ना सर, प्राइवेट तो है एजुकेशन लेके। नहीं, पहली चीज़ ये समझिए कि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में था, समवर्ती सूची में था, जिसका में ये था कि स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना सकती थी, नेशनल गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना सकती थी, उसके साथ साथ जो है ऑप्शंस होते थे। लेकिन इस दफ़ा पहली बार ये हुआ कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट लाया गया और उस ड्राफ्ट को जो है कैबिनेट के जरिए पास करके सीधा सीधा उसको टुकड़ों में भेज दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ के पास, स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास में भेज दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि वो ड्राफ्ट जो है जाना चाहिए था पार्लियामेंट में। पहली दफ़ा इस देश के इतिहास में हुआ कि कोई भी जो है जो इस तरीके का ड्राफ्ट बिना पार्लियामेंट में डिस्कस हुए, डिबेट हुए, वहाँ से पास हुए, उसको सीधा के सीधा इंस्टीट्यूट के पास भेज दिया गया, टुकड़े टुकड़ों में उसको जारी किया गया। एक चीज़ ये हुआ। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जहां एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहीं प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ऑप्शंस थे। लेकिन अब होगा ये कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पूरा मार्केट खोल दिया गया, स्टेट ने अपना हाथ जो है खींच लिए गए। अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल है, इसी हफ्ते 3 दिन पहले हरियाणा सरकार ने लगभग 153 करोड़ का जो है लोन सैंक्शन किया है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। और उन्होंने कहा है कि आपकी जो फंडिंग है, जो गवर्नमेंट की जो फंडिंग थी, वो फंडिंग आपको रोक दी गई है। जाहिर सी बात है, अगर यूनिवर्सिटी लोन अपनी सरकार से ले रही है तो उसको सूद समेत वापस भी करेगी। जब सूद समेत उसको वापस करना होगा तो जाहिर सी बात है उसको लाने के लिए, उसको पैसे को जनरेट करने के लिए उसे फीस बढ़ानी होगी। उसके साथ साथ उसे ऐसे कोर्सेज डिजाइन करने होंगे जिसकी की मार्केट में वैल्यू हो। अब आप एक चीज़ समझिए कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री की तो मार्केट में कोई वैल्यू नहीं। हिस्ट्री को खरीदने वाला मुझे नहीं लगता कोई इस देश में होगा जो हिस्ट्री कोई कंपनी खोल करके बैठा और वो कहे कि जो हमें हिस्टोरियंस की ज़रूरत है, आइए हमारे यहाँ पर जो है हम आपको अच्छा पैसा देंगे और आप आकर के अपनी जो है एजुकेशन उसको सेल कीजिए, आपके जो नॉलेज उसको सेल कीजिए। वो नहीं होगा। या बहुत सारी ऐसी और सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कोई मार्केट में जो है कोई खरीदार नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो सब बंद हो जाएंगे। जब वो सब बंद हो जाएंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज या ये कहिए कि जो मार्केट ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं उस तरीके की चीज़ें लाई जाएंगी। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि जब एजुकेशन प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स के पास चली जाएगी, तो सोचिए कि मैं इस देश के सरकारी विश्वविद्यालय और जो गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, उसका प्रोडक्ट हो। मेरी फीस, मुझे याद है कि जब हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गए थे तो लगभग 2500 के आसपास थी मास्टर्स की फीस। जब हम लोग अपने स्कूल के दिनों में थे लगभग 100 रुपये के नीचे पूरी फीस हुआ करती थी। जाहिर सी बात है मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी या मेरे परिवार की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो प्राइवेट फंडेड जो स्कूल है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें मुझे पढ़ा पाए। दिल्ली के सराउंडिंग्स में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ग्रेजुएशन की फ़ीस एनुअली आप देखेंगे तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा है एनुअली फीस। आप सोचिए ग्रेजुएशन करने के लिए अगर आप 8 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे जैसे परिवारों के लोग वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। इस देश का लगभग 45% आदिवासी बिलो पॉवर्टी लाइन है, 37% के आसपास दलित बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके बारे में सोचिए, उनके एजुकेशन का क्या होगा? क्या वो पैसा देकर के एजुकेशन ले पाएंगे? जाहिर सी बात है नहीं ले पाएंगे। जब वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे
तो किसके हिस्से में एजुकेशन चली जाएगी? जिसके पास पैसा है, ठीक है। और पैसे का भी अगर एक्यूमुलेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि एक खास तबका है। एक अगर कास्ट की लाइन की सोसाइटी में हम लोग कास्ट हायरार्की देखते हैं तो उसमें भी एक देखने को मिलेगा कि अपर कास्ट है, जिसके पास पैसा है, जो ले सकता है, वो उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ST SC OBC मार्जिनलाइज सेक्शन इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कि जब से ही लॉकडाउन लगातार ऑनलाइन एजुकेशन को जब प्रमोट किया जाने लगा, आज के दिन में तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा मार्केट, बड़े बड़े माफिया जिस बिजनेस में उतर गए हैं। लेकिन उस दौरान जब जब उन्होंने कहा कि भाई आप ऑनलाइन लीजिए, तो हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाए। उनके पास मोबाइल खरीदने का पैसा नहीं था, उनके पास डिवाइसेस लेने के पैसे नहीं थे, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, उनके पास प्रॉपर बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से वो एजुकेशन ले पाते, वो नहीं ले और उसका नतीजा ये निकला कि वो सारे लोग सिस्टम से बाहर हो गए। आपने केरला का एक केस देखा जहाँ एक परिवार, ऐसा कमजोर परिवार था जहाँ बच्चे को तो मोबाइल मिल गया लेकिन लड़की को जो है मोबाइल नहीं मिला और वो एजुकेशन नहीं ले पाई। हमने देखा कि एक सुसाइड जैसा केस हुआ, एक स्टीफेंस की लड़की के साथ हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेज इस देश में हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाए, लेकिन एजुकेशन नहीं ले पाने के चलते जो है सिस्टम से बाहर हो गए या इस दुनिया में आज की तारीख में नहीं रहे। अब अगर पूरा का पूरा एजुकेशन को कमर्शियलाइज कर दिया जाएगा, उसको एजुकेशन को एक मार्केट प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, जाहिर सी बात है कि बड़ा तबका आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का जो है इस एजुकेशन से बाहर हो जाएगा। आप सोचिए कि आज की तारीख में नेतरहाट के लगभग 245 गांव के आदिवासी जो है आज की तारीख में अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ पाएंगे जो अपने घरों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं? जाहिर सी बात है नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अब सोचिए कि राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक केस अभी पिछले हफ्ते का देखने को मिला जहां पर कि बच्चे 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपने स्कूल तक जाने के लिए, इतना पैदल चल के जा रहे हैं, पैदल चल के 10 किलोमीटर, क्योंकि उनके पास बसेस की भी फैसिलिटी नहीं है और वो एक सरकारी स्कूल की ये हालत है। तो आप सोच के चलिए कि अगर आज की तारीख में ये हालत है, जब सरकारी स्कूल जहाँ पर नहीं वहाँ प्राइवेट स्कूल पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। और अगर वो पहुँच भी गए तो किसको लेकर के पहुँचेंगे? उनका ओरिएंटेशन क्या होगा? उनका ओरिएंटेशन जो है एजुकेशन देना नहीं होगा। जाहिर सी बात है उनका ओरिएंटेशन होगा कि कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मुनाफे को कमा सकते हैं। और इसीलिए पूरे के पूरे हायर एजुकेशन, ये जो एजुकेशन में जो कमर्शियलाइजेशन है या जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कमर्शियलाइजेशन को जिस तरीके से प्रमोट करें, उसका विरोध किया जा रहा है। आरक्षण का क्या इसमें रोल रहेगा? देखिए, आरक्षण क्योंकि एक प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो तो उसमें रहेगा, लेकिन उसको दूसरे तरीके से रिलीवेंट बना दिया जाएगा। आपको याद होगा कि आज से 10-12 साल पहले और 15 साल पहले प्राइमरी स्कूलों को खत्म किया गया। सबसे पहले उसमें रिक्रूटमेंट्स बंद की गई, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड को जो है लो ग्रेड किया गया। धीरे धीरे हुआ कि लोग जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ मूव कर गए और प्राइवेट जो सरकारी स्कूल थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। यही अब होगा ये कि हायर एजुकेशन के बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ होगा, वहाँ जहाँ अब या तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने आप को फंड जनरेट करने की मशीन में तब्दील कर लेंगे, और अगर वो फंड जनरेट नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मर्जर, क्लोजर, टेक ओवर की जो सरकार का कहना है बेहतर बनाएंगे शिक्षा को। बेहतर बनाने का जिम्मा मैं बताऊं आपको, इसी बजट सत्र में फरवरी मार्च के महीने में जब गुजरात असेंबली का बजट सत्र चल रहा था तो वहाँ पर एक बिल आया था जिसमें कि अडानी को अपनी एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी, उसको लेकर के वो बिल था। और पिछले साल आपको याद होगा कि अंबानी ने एक जियो यूनिवर्सिटी भी खोली थी, उसका भी जो है उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का तमगा जो है दिया गया था। बड़ा विवाद हुआ था उसको। तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो उसको टैग दिया गया है, ये देश के उन विश्वविद्यालयों को या उन संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने कि एकेडमिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, जिन्होंने कोई मेरिटोरियस वर्क किया। लेकिन अडानी का या अंबानी का इंस्टीट्यूट तो भी तैयार भी नहीं हुआ था, तब भी उसको दे दिया गया। अडानी ने जो खोला वो सब देखिए, तो उन सब का पर्पज क्या? उन्होंने कहा है कि अडानी की जो यूनिवर्सिटी, उसकी जो डायरेक्टर है उनकी मैडम है प्रीति अडानी जो है, तो उन्होंने कहा कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम इस देश की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है। ये जो ये इंस्टीट्यूट जो हम बना रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी हम लोग खोल रहे हैं, इसका मकसद होगा कि हम इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बेहतर जो है क्रिएटिव माइंड तैयार कर सकें। दरअसल वो क्रिएटिव माइंड तैयार नहीं करें, वो चाह रहे हैं कि कैसे सस्ता मजदूर तैयार कर सकें। और पूरा का पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो नया एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस देश के उद्योगपतियों के लिए जो है एक सस्ता मजदूर तैयार करने की एक फैक्ट्री में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और वो उसी का पूरा सरकार तो वही कह रहे हैं, टैलेंट पैदा होगा। जैसे आपने भी कहा, देखिए हर फील्ड के लिए अपना अपना एक टैलेंट मिलेगा। आप बोझा लादा जाता है उसको कि ये भी सब्जेक्ट पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए।
ठीक है, टैलेंट की जब अगर आप बात करेंगे तो टैलेंट एक अलग तरीके का होता है। जब आप इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इंडस्ट्री को मुनाफा कमाने के लिए, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, न कि सोसाइटी के लिए। एजुकेशन का पूरा जो मकसद था वो था कि इस देश को कैसे बनाया जाए, इस देश के निर्माण में जो लोगों की हिस्सेदारी है उसको कैसे निभाया जाए। अब एजुकेशन की अगर भूमिका ये हो जाती है कि इंडस्ट्री के लिए कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है या इंडस्ट्री के लिए सस्ता मजदूर कैसे बनाया जा सकता है, दो डिफरेंट चीजें हैं। अब इसको आप टैलेंट के नाम पर, मेरिट के नाम पर इसको ढक नहीं सकते। आपका पूरा मोटिव है, और मोटिव ये है कि इंडस्ट्री को मजबूत करना है, इंडस्ट्री में सस्ता मजदूर तैयार करना है। जहां एजुकेशन का मकसद देश का निर्माण करना था वो नहीं रह गया। तो क्या इसका मतलब ये है जो दबे कुचला समाज है उसको दूर करना है शिक्षा से? बिल्कुल है। आप देखिए, आज़ादी से पहले एजुकेशन किसके पास था? एक दौर था जिसे ईरा ऑफ एलीट यूनिवर्सिटी कहते थे। एलीट यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ सोशल एलीट से है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम लोग यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इकोनॉमिक एलीट से। कौन लोग थे? आप सोच के देखिए कि आज़ादी से पहले जो विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की कितनी हिस्सेदारी थी, महिलाओं की क्या हिस्सेदारी थी? आपको पता चलेगा बहुत 1% से भी नीचे लोग हैं, कुछ गिनती के लोग जो इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, अदरवाइज सब तो अपर कास्ट लोग थे। अब अगर फिर से वही दौर आता है तो जाहिर सी बात है फिर से वही ईरा ऑफ एलीट यूनिवर्सिटी होगा, वही अपर कास्ट हेजेमनी इन यूनिवर्सिटीज में होगी। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि उसके लिए एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब तो लेटरल एंट्री की भी शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज में सीधे जैसे IAS IPS बनाए जा रहा है। अब तो IAS भी और IPS भी बहुत छोटी चीज है, अब तो सीधा सेक्रेटरी डायरेक्टर सीधा मतलब है माफियाओं को सौंपी जा रही है शिक्षा। माफियाओं से ज्यादा भी वो एक्चुअली उनके जो जात भाई जो होते हैं वो अपने गुतियारे में जो है बांटा जा रहा है उस चीज को। तो वो गुतियारे के बीच का जो पूरा का पूरा मसला है, ये गोती भाइयों के बीच में पूरी एजुकेशन को, पूरी यूनिवर्सिटीज को और उसके रिसोर्सेज को उन गुतियारे में बांटने की सिलसिला है। और इसके जरिए होगा ये कि धीरे धीरे जो दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके वो बाहर हो जाएंगे और मनुस्मृति का दूसरा फॉर्म वो इंस्टीट्यूशंस में आ जाएगा। ये चलिए ठीक है सर, एक मिनट, दूसरा मुद्दा और है। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।